सभी को प्रणाम। आज का हमारा विषय है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड इट्स योगिक मैनेजमेंट। आज हम जानेंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और योग के माध्यम से किस तरह से हम इन डिसऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, या ऐसे कौन से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को अपनाएं हम योग के, जिससे हम इन डिसऑर्डर से अपना बचाव कर सकें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। कोई भी डिसऑर्डर जो नर्वस सिस्टम से रिलेट करता है वह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है। देखिए, नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का वह पार्ट है जो जिसके अंदर अनंत नर्व सेल्स हैं, जो हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कंट्रोल करता है। अगर कोई भी नर्व यदि डैमेज हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, और उन्हीं का क्लासिफिकेशन किया गया है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, जो एसोसिएट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के साथ। तो देखते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, उसके कौन से पार्ट्स हैं और उनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके तीन पार्ट्स हैं, उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैली होती हैं। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें भी तीन पार्ट हैं: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक एक्टिविटीज टेक प्लेस करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, या उनका जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हमने देखा, या ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है, आखिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह हमारे सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें गर्म महसूस कराना या ठंडा टेम्परेचर महसूस कराना, वाइब्रेशंस, शार्प एंड डलनेस सेंसेशंस, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर चलती रहती हैं। सेंस द पोजिशन ऑफ योर आर्म्स एंड लेग्स, यह है हमारा जानना कि हमारा लेग, हमारी आर्म्स, हमारे हाथ किस पोजीशन में है, ऐसा सेंस हमें डेवलप कराना। मींस ओवरऑल बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है या उसकी फंक्शनल एबिलिटीज हैं, उसके प्रति अवेयर होना। हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना या कंट्रोल करना। और कंट्रोल करना बॉडी के बहुत सारे फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, यूरिनेशन और बॉवल मूवमेंट्स, जो भी एक्टिविटीज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टेक प्लेस करती हैं। बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को एक्टिवेट करता है या उनको फंक्शनिंग देता है। इन केस नर्वस सिस्टम में थोड़ी भी समस्या यदि आई तो हमारे अदर सिस्टम्स भी डैमेज हो सकते हैं या उनमें किसी तरह का इम्पेयरमेंट देखने को मिल सकता है। तो यह नितांत आवश्यक है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखें, जिससे कि हम अपने डेली रूटीन के जो टास्क हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको जीवन पर्यंत बिना किसी डिस्टरबेंस के हम कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी गहरा होता है, और ऐसा नहीं कि वो केवल उस मरीज के साथ ही एसोसिएट होता है। जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस दोनों ही तरफ आ जाता है, क्योंकि डिसऑर्डर्स ही ऐसे होते हैं, जो पेशेंट है वह पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों के ऊपर। पूरी जिंदगी वह अपनी लाइफ को जीता है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको दूसरे के सहारे ही जीना पड़ता है अपनी लाइफ को, वह अकेला नहीं जी पाता। अब हम बात करते हैं जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या जो मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनसे लगभग सभी लोग परिचित होते हैं, जो जनरलाइज्ड हैं, जिनका नाम सभी ने सुन रखा है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, पार्किंसन डिसीज, एपिलेप्सी एंड अल्जाइमर। बेसिक 4 डिसऑर्डर्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। रिसर्चेज ये बताती हैं कि करीबन 600 डिसऑर्डर्स हैं ऐसे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यहाँ बेसिकली 4 डिसऑर्डर्स की बात की गई जो कि सभी व्यवहारिक तौर पर देखते हैं समाज में,
कहीं ना कहीं अपने रिलेटिव मेंबर्स के यहाँ पर, या कहीं कोई और केसेस हो जो ऐसे हैं, जो फैमिलियर हैं जिनसे आप लोग, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि वो क्या है और उनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं योग के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक की। तो आखिर ब्रेन स्ट्रोक क्या है? तो हमारे दिमाग की कोई आर्टरी या नस ब्लॉक हो जाए या फट जाए तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। ऐसा होने पर दिमाग को खून की सप्लाई रुक जाती है और दिमाग के काम करने पर काफी गहरा असर पड़ता है। यह बेहद ही इमरजेंसी की स्थिति होती है। ब्रेन स्ट्रोक किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे केसेस सुबह के वक्त देखे गए हैं, क्योंकि उस वक्त ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होता है। आइए अब बात करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है। एक्चुअली ब्रेन स्ट्रोक जो है वो बेसिकली दो प्रकार का है। एक है मिनी स्ट्रोक और दूसरा है फुल फ्लेज स्ट्रोक। मिनी स्ट्रोक में क्या होता है, मरीज को बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ी कमजोरी लगेगी, फिर बोलने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, शरीर का एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। लेकिन यह केवल 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन में ऐसा होता है कि मरीज ठीक हो जाता है। ऐसे मामलों में मरीज की पूरी रिकवरी हो जाती है। कुछ मामलों में तो मरीज खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज कराना जरूरी है। अगर सही इलाज नहीं कराया गया तो ऐसे मरीजों को अगले 2 से 3 साल में फुल फ्लेज स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है, या यह आशंका बनी रहती है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक लगेगा या पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि भाई फुल फ्लेज स्ट्रोक क्या है। इसमें मरीज का एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ब्रेन स्ट्रोक को आम भाषा में अधरंग भी कहा जाता है, या जिसको बोलते हैं कि लकवा मार जाना। ब्रेन स्ट्रोक को इस तरह से हम जनरलाइज भाषा में जानते हैं। उनका चेहरा तिरछा हो जाता है और बोलने में दिक्कत आती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेहरा यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा हो जाता है ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन में। ये बहुत सारे साइंस हैं स्ट्रोक के। बैलेंस बिगड़ जाना, आइज फेशियल जो ड्रॉप है, मीन्स कि यहाँ पर चेहरे का एक तरफ झुक जाना या उसके अंदर कोई इम्पेयरमेंट आ जाना, हाथ मुड़ जाना या हाथ में एक तरफ के हाथ में कोई एक्टिविटी ना होना, चाह कर भी वह व्यक्ति अपने हाथ को हिला डुला नहीं सकता, उनको बोलने में दिक्कत होती है। और समय समय ऐसा कि इन केस ऐसा देखा गया है, यदि मरीज को 4 घंटे के भीतर भीतर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो वह जल्दी रिकवरी कर सकता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि अस्पताल पहुंचने पहुंचने तक बहुत से केसेस में मृत्यु भी हो जाती है। तो यह ज़रूरी है कि अगर ब्रेन स्ट्रोक का कोई भी सिम्टम्स किसी के अंदर दिखे, या कोई आपके पहचान में या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर आपको लगता है कि यहाँ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम यही कि आप डॉक्टर को कॉल करें और उनको एक किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं, जिससे कि रिकवरी चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकें। अब इसमें होता क्या है कि जब बोलने में दिक्कत आती है या पूरी तरह बोलना बंद हो जाता है, और ऐसे केसेस में रिकवरी कितनी हो पाएगी इस बात पर निर्भर करता है कि अटैक किस आर्टरी पर कितना हुआ। अगर अटैक मेन आर्टरी पर हुआ तो जो रिकवरी के चांसेस हैं वह 50% होते हैं, उनमें मरीज ठीक ठाक रिकवरी कर पाता है। और अगर आर्टरी पूरी तरह ब्लॉक हो जाए तो रिकवरी बहुत कम होती है। अब यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज में जो जनरली हम सुन लेते हैं कहीं से कि उसको ब्रेन हैमरेज हो गया या उसकी नस फट गई, या बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आखिर वह होते क्या है। तो ब्रेन स्ट्रोक और हैमरेज में फर्क यह है कि कई बार लोग इन दोनों में कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं। एक्चुअल में जो ब्रेन हैमरेज है वह क्या है कि जब दिमाग की नस खून की सप्लाई करना बंद कर दे, या यूं कहें कि खून का कोई थक्का इसमें आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसेंट इस्केमिक अटैक पड़ता है। अगर नस ब्लॉक हो जाए तो एस्केमिक स्ट्रोक होता है, और अगर नस फट जाए तो उसको हम ब्रेन हैमरेज की कैटेगरी में डालते हैं। और स्ट्रोक के जो 80% मामले हैं वह नस के काम करने मामले हैमरेज के होते हैं।
ब्रेन हैमरेज में कई बार मरीज कोमा में चला जाता है। इसको लेकर भी अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और इसी को ब्रेन स्ट्रोक का नाम भी दे देते हैं। एक्चुअल में वह नर्व का एक इन्फेक्शन होता है जिसमें नस में सूजन हो जाती है और इलाज के तौर पर मरीज को सूजन कम करने की दवा भी उसमें दी जाती है। अब इसमें यदि दिमाग के पीछे की नस ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट के अंदर चक्कर आना, उल्टी होना या बैलेंस बिगड़ना जैसे लक्षण नजर आते हैं। इन केस यदि नस जो है ब्लॉक हो जाए आगे की तरफ वाली, तो उसमें पेशेंट में सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं वह लकवा, बोलने में परेशानी, देखने में दिक्कत जैसे लक्षण उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि स्ट्रोक के बारे में कि भाई 4 घंटे के भीतर भीतर यदि मरीज को इलाज मुहैया करा दिया जाए तो उसके ठीक होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और स्ट्रोक के 10 से 15% मामलों में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जो पेशेंट है उसकी मृत्यु। पर अगर बात करें तो डायग्नोज में पेशेंट का सीटी स्कैन कराया जाता है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, जहां पर यह पता लगाया जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से कहीं उसके अदर सिस्टम्स पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीन्स उसके कोई अन्य सिस्टम जैसे कि किडनी फेलियर होना, लिवर या थायराइड, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर कहीं उनका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ा या उनकी एक्टिविटीज़ में कोई कमी तो नहीं आई। यह सीटी स्कैन के माध्यम से पता लगाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की कि आखिर वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या स्ट्रोक या जिसको अटैक भी बोलते हैं या ब्रेन अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जीन्स या जेनेटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें फैमिली हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल होती है कभी कभी, जिसकी वजह से स्ट्रोक पड़ता है किसी को। सेकंड इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट एक दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा जो कांटेक्ट है, जो फिजिकल कांटेक्ट है या हमारा एनवायरनमेंट के साथ कहीं वहाँ पर टॉक्सिन्स का इनटेक हो जाना, या टॉक्सिन्स भी बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेन स्ट्रोक के डेवलप होने में। और वैसे बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हैं और वो वह कारण में नहीं आते, एक्चुअली वो रिस्क फैक्टर्स हैं। कॉजेज मीन्स जिसकी वजह से वह हुआ या बेसिक जो उसका चांसेस है डायरेक्टली जिसकी वजह से वह डेवलप हुआ। कारण में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से जो डिसीज डेवलप हुई जैसे कि हाइपरटेंशन वगैरह, वह भी उसके अंदर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमने रिस्क फैक्टर्स दिखा रखे हैं जो एसोसिएट हैं डेवलप होने के लिए कि भाई ब्रेन स्ट्रोक डेवलप हो जाए। जैसे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स में सबसे पहले स्ट्रेस। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें या जितनी भी डिसीज होती हैं, स्ट्रेस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल डिसीज। जैसे कि अब यहाँ पर सेकंड इज अल्कोहल कंजप्शन या स्मोकिंग करना, ड्रग्स का इंटेक, स्लीप पैटर्न का बिगड़ जाना, या जेंडर का भी इसमें रोल होता है। ऐसा देखा गया है, रिसर्चेज ऐसा बताती हैं जो रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पर कि ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है वह पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स अलग हैं जैसे कि वर्क डिमांड्स, मेडिकल हिस्ट्री। वर्क डिमांड्स की बात करें कि एक तरह से जो लोगों के ऊपर काम का बोझ हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वो मानने लगते हैं चीज़ों का। हालांकि प्रेशर होता नहीं, लेकिन जब चीज़ों को प्रेशर के तौर पर देखने लगे या वर्क डिमांड बढ़ने लगे उनके ऊपर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती है। मेडिकल हिस्ट्री, लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसी है कि जीवन पर्यंत उनका जीवन कैसा रहा, क्या वो फिजिकली एक्टिव थे, नहीं थे, या उनका जैसे कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन की भी बात की गई कि उनकी लाइफ लॉन्ग जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से एसोसिएट करती हैं ब्रेन स्ट्रोक के साथ। जैसे कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर की बात है तो ये चांसेस हैं कि डेवलप हो जाए ब्रेन स्ट्रोक यदि यहाँ पे कोई भी चीज़ पाई जाती है। डाइट की बात करें, वेट, ओवरवेट जो व्यक्ति होते हैं उनमें भी यह पाया जाता है। कल्चर भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, किस कल्चर से रिलेट करते हैं। और स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन जैसे कि हमने लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात की। लेवल ऑफ एक्टिविटी में दिनचर्या के काम भी आ सकते हैं और एक्टिविटीज़ में बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ वैसी जो उछल कूद करने वाली एक्टिविटीज़ हो गई, या कितना सोशल
गैदरिंग्स में पार्ट करना, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो यह ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं पार्किंसन डिसीज की। तो जो पार्किंसन डिसीज है वह एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर है हमारे ब्रेन का, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वह इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि आयुर्वेद में मिलता है, जहाँ पर इसको कंपवात के नाम से जाना जाता है। तो जो पार्किंसन डिसीज है वह बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ कंडीशंस के साथ, जिसको कि मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। इसमें झटके लगना आम बात होती है, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। ये मुड़ने की कोशिश की जा रही है एक व्यक्ति के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बॉडी में झटके लग रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वह बिगड़ जाता है बिल्कुल। मसल जो मूवमेंट है या जिस वजह से मसल्स का जो कंट्रोल होना है मूवमेंट, वह यहाँ पर अफेक्ट हो जाता है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि एक हाथ नॉर्मली यहाँ पर फंक्शन कर रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर झटके लग रहे हैं। मीन्स अटक अटक कर यहाँ पर हाथ काम कर रहा है। इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं पार्किंसन डिसीज के अंदर। अब यहाँ पर और क्या होता है, यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं देखे जाते हैं मेमोरी लॉस होना, और पार्किंसन डिसीज को डिमेंशिया का एक पार्ट भी कहा जाता है। मीन्स ये डिमेंशिया नहीं है, डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं पार्किंसन होने की वजह से। ठीक, मेमोरी लॉस है यहाँ पर, डिमेंशिया हमने बात की, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ये इसके सिम्टम्स में आता है। हेलोसिनेशंस इसमें होने लगते हैं, स्लो ब्लिंकिंग, आराम आराम से आंखों का पलक झपकना, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, रोलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग मीन्स निगलने में दिक्कत होना, शेकिंग और ट्रेमर्स, ट्रेमर्स मीन्स झटके लगना, लॉस ऑफ स्मॉल और फाइन हैंड मूवमेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, ये फाइन मूवमेंट है, ये नॉर्मल फंक्शन है आपके हाथ का, और यह वह फंक्शन है जो अटक अटक कर हो रहा है या जिसमें झटके लग रहे हैं। मीन्स वो स्मूथ मूवमेंट नहीं आ पाती, या मूवमेंट आती है तो वह रुक रुक कर होती है। मीन्स जो काम आप 5 सेकंड में कर पा रहे हैं, वही काम को करने में आपको 20-30 सेकंड लग जाएंगे। इस तरह की यहाँ पर सिचुएशंस डेवलप हो जाती है। देन प्रॉब्लम्स आती है बैलेंस और वॉकिंग के साथ, स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है, इचेस एंड पेन्स, और इसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज़ की। तो अगेन यहाँ पर भी जीन्स का बहुत बड़ा रोल है, या जेनेटिक फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर निभाता है। और सेकंड इज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट भी यहाँ पर बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के डेवलप होने में। हालांकि इसके जो कारण है वह अभी तक अननोन है। मीन्स कंप्लीटली इसका नहीं पता कि ऐसा किस वजह से होता है। पैथोफिजियोलॉजी की जब हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, मोस्ट ऑफ द जो कॉजेज हैं वह अननोन है यहाँ पर। लेकिन मोस्ट ऑफ द मूवमेंट रिलेटेड जितने भी सिम्टम्स यहाँ पर देखे जाते हैं, उनके पीछे जो पैथोफिजियोलॉजी है या जिसके उसके पीछे जो कारण है, वह होता क्या है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा एक पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर, वहाँ पर डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल है वो सारे मूवमेंट्स को कराने के लिए। मीन्स वो नॉर्मली क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे मसल्स के मूवमेंट में। तो वहाँ पर डोपामाइन का बनना बंद हो जाता है। यह भी एक कारण है पार्किंसन डिसीज के होने का। तो जो डोपामाइन है वह नॉर्मली सिग्नल्स को सेंड करता है जिससे कि मसल मूवमेंट कोऑर्डिनेट हो पाए। लेकिन जब डोपामाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है या कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता सब्सटेंशिया नाइग्रा और कॉर्पस स्ट्रेटम में, तो होता क्या है कि इनइफेक्टिव एंड मूवमेंट बिकम्स इम्पेयर्ड, मूवमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है या वह फ्रीली मूवमेंट नहीं हो पाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्किंसन डिसीज के जो रिस्क फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे पहले जो पार्किंसन डिसीज है वह मिडिल एज से ओल्ड पीपल के अंदर यह डेवलप होती है, और बहुत कम चांसेस है कि जो यंगर अडल्ट्स हैं वह इस बीमारी से ग्रसित हों। अगेन इस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी जो पुरुष हैं उनमें यह बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। और यदि आपका कोई क्लोज रिलेटिव अफेक्टेड है पार्किंसन डिसीज से, तो यह चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप भी उस डिसीज से ग्रसित हो जाएं।
और नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है, और यहाँ पर जैसे कि आपने देख रहे हैं कि एक्सपोजर टू टॉक्सिन सच एज हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इंक्रीज कर देते हैं पार्किंसन डिसीज के डेवलप होने के चांसेस को। यह बेसिकली जो गांव देहात के लोग होते हैं वहाँ पर आप ज़्यादा इस बीमारी को देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरेक्शंस है, जो खेती बाड़ी में आजकल हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कहीं ना कहीं हमारी नर्वस सिस्टम पर, जिसकी वजह से पार्किंसन डिसीज डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की। एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके अंदर जो ब्रेन एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से दौरे पड़ने लगते हैं इंसान को, और एक अनयूजुअल बिहेवियर उसका डेवलप हो जाता है, और कुछ देर के लिए उसकी अवेयरनेस जो है चली जाती है। यह किसी के भी साथ डेवलप हो सकता है, और ऐसा नहीं कि एपिलेप्सी लाइफ लॉन्ग होता है, कभी कभी होता भी है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया कि यह चाइल्डहुड तक ही सीमित होता है, या उसके बाद उसके होने के चांसेस नहीं रहते। तो इसमें भी बहुत सारे सिम्टम्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो हिल रहा है बार बार, उसको दौरे पड़ रहे हैं, और यह एपिलेप्सी दोनों ही मेल और फीमेल दोनों को ही अफेक्ट करता है, ऑल रेसेस एंड एथनिक बैकग्राउंड एंड एजेस। यहाँ पर कोई वैसा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है कि यह एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही होता है या एक पर्टिकुलर कैटेगरी को होता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिससे कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। और एपिलेप्सी के जो सिम्टम्स हैं यहाँ पर जब हम बात करते हैं, सडन ट्विचिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, अचानक से मुड़ जाना, और कॉन्शियसनेस का एकदम से चला जाना, मीन्स बेहोशी की हालत यहाँ पे डेवलप हो जाती है। टिंगलिंग सेंसेशन इन आर्म्स एंड लेग्स, एक झंझनाहट डेवलप हो जाती है पैरों में और हाथों में, और स्टिफनेस आ जाती है मसल्स में, आर्म्स में, लेग्स और फेस के अंदर। अब हम बात करते हैं एपिलेप्सी के कारण की, आखिर इसके पीछे कौन से कारण हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जेनेटिक कारण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे जीन्स। सेकंड इज ब्रेन डैमेज, ब्रेन का कोई भाग डैमेज हो जाना, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो जाना, और अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन भी इसके पीछे कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले हेड ट्रॉमा, डेवलपमेंटल डिले होना, न्यूबॉर्न डिस्ट्रेस, ब्रेन इन्फेक्शंस यहाँ पर आते हैं, प्रीनेटल इंजरीज, मीन्स बच्चे के पैदा होने के वक्त या उससे पहले कुछ ऐसी कोई इंजरी हो जाना, ये भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज़, या फैमिली हिस्ट्री रही हो किसी को एपिलेप्सी की, ये रिस्क फैक्टर में भी है और कारण में भी है, जैसे कि हमने जेनेटिक फैक्टर में वहाँ पर देखा था। नेक्स्ट यहाँ पर इन केस कोई व्यक्ति है जिसको दौरा पड़ रहा है आपके सामने, तो वहाँ पर सबसे पहला काम क्या करें और क्या ना करें, यह कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। सबसे पहली बात जो करने की है वहाँ पर क्या कि उस व्यक्ति के आसपास से वह सारी चीज़ें हटा दें जो डेंजरस हो सकती हैं या जिनकी वजह से उसको इंजरी हो सकती है। एक कोई ऐसी चीज़ दें उस व्यक्ति के सिर के नीचे, जिससे कि यदि वो बेहोश होकर गिर रहा है तो उसके ब्रेन पर ज़्यादा डायरेक्टली कोई इफेक्ट ना पड़े। क्या ना करें? पेशेंट को या व्यक्ति जिसको दौरा पड़ रहा है उसको होल्ड ना करें, उसको मीन्स खुद इतना ज़्यादा सहारा ना दें, मीन्स आराम आराम से वहाँ पर लिटाएं। दूसरा कि उसको जेंटली टर्न कर दें पर्सन को एक साइड में। थर्ड वन इज टाइम दें उस दौरे को। एक्चुअली होता क्या है कि 4 से 5 मिनट में जो दौरा है वह मीन्स आके चला जाता है। मीन्स हमें सबसे पहला काम यही करना है कि हमें इंतज़ार करना है। द लास्ट वन इज स्टे विद देम एंड टॉक काल्मली व्हेन दे रिकवर, उन्हीं के साथ रुकें और उनसे बात करें जब वो रिकवर हो जाए, मीन्स कुछ समय बाद यदि उनका दौरा ठीक हो जाए।
इन केस नहीं होता या 5 मिनट से ज़्यादा वह दौरा चलता है और उनका जो शरीर है वह नीले रंग का पड़ने लगता है, तो ज़रूरी है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें। और अक्सर होता क्या है, जब कोई बेहोश हो जाता है व्यक्ति, भले ही यहाँ पर एपिलेप्सी की बात नहीं हो रही, तो जनरली लोगों का सबसे पहला जो एक्शन होता है वह यही होता है कि लोग उसके मुंह में या उस पेशेंट के मुंह में पानी डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इन केस कोई अगर पेशेंट आप देखते हैं तो इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आइए अब बात करते हैं यौगिक मैनेजमेंट की, कि किस तरह से योग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट में उपयोगी है और किस तरह से हम प्रिवेंट रख सकते हैं खुद को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, कि ऐसी सिचुएशन ही डेवलप ना हो। इनसे बचाव के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो योग में बेसिकली 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स की बात की जाती है जब भी थेरेपेटिक एस्पेक्ट की बात हो इसमें। तो उसमें सबसे पहले आसन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं और हर पोस्चर की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसको परफॉर्म करने की। फिर बात करते हैं प्राणायाम की, जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। एंड द थर्ड वन इज ध्यान, मेडिटेशन। तो अब यह देखते हैं कि यह किस तरह से कार्य करता है और रिसर्चेस क्या इनके बारे में बताती हैं, जिससे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को हम मैनेज कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आसन की। तो आसन जो है वह एक एरोबिक कंपोनेंट है जो स्टिमुलेट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिससे कि उसमें रिलीज होते हैं एंडोर्फिन्स एंड मोनोमाइंस। यहाँ पर बात है जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की, तो यहाँ पर बायोकेमिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। और बायोकेमिकल चेंजेस के डेवलप होने का मतलब है, या कोई चेंजेस टेक प्लेस होने का मतलब है, तो वहाँ पर हार्मोनल सिक्रेशन होने लगता है। और हार्मोनल सिक्रेशन ऐसा जो बेनिफिशियल है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए। देन हम बात करते हैं जो आसन है वो इंड्यूस करता है बेनिफिशियल रिस्पॉन्स इन दी ब्रेन और इंक्रीज करता है BDNF। ये ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए। इससे क्या होता है, जो हमारे कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और डिप्रेशन तथा एंजाइटी से भी इनसे बचा जा सकता है। अब बात करते हैं प्राणायाम की, जिसमें कि बहुत सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। और यहाँ पर जो स्टिमुलेशन टेक प्लेस करता है वो हमारी हर श्वास प्रश्वास की क्रिया प्रतिक्रिया के साथ टेक प्लेस करता है। मीन्स इनहेलेशन एम्फसाइज करता है हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को, जिसमें कि स्ट्रेस, एक्सरसाइज, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। एक्सलेशन स्टिमुलेट करता है हमारी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को, जिसमें रिलैक्सेशन, रेस्ट एंड डाइजेशन मीन्स पाचन क्रिया संबंधी बहुत सारे फंक्शंस टेक प्लेस करते हैं। यदि हम इनहेलेशन और एक्सलेशन के रेशियो को मेंटेन कर लेते हैं या एडजस्ट कर लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस स्थापित हो जाता है। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वह एलिवेट होने लगता है। मीन्स योग में जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वह पैरासिम्पैथेटिक, जो रिसर्चेज हैं वो भी यही बताती हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा प्रभाव पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे पड़ता है प्राणायाम के प्रैक्टिसेस के बाद। यूँ तो प्राणायाम की प्रैक्टिसेस बहुत सारी हैं और हर प्राणायाम का एक अलग इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो इसमें भी रिसर्चेज में यही देखा गया कि जो भी ट्रीटमेंट के बाद मींस मेडिकेशन के साथ साथ यदि एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में हम इसको प्राणायाम को या योग की अन्य जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं इनको कराते हैं, तो एक बेनिफिशियल इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्यान की, मेडिटेशन की। ध्यान के अभ्यास से बहुत से रिसर्चेज में यह सामने आया कि यह मेलाटोनिन के स्राव को बढ़ाता है और डिक्रीज करता है कोर्टिसोल के प्रभाव को। कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है, जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है यह निकलने लगता है। ये एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है।
और ये एसोसिएट किया गया मेडिटेटिव कंपोनेंट ऑफ योग के साथ कि भाई जब ड्यूरिंग मेडिटेशन कि मेलाटोनिन इंक्रीज होता है और कॉर्टिसोल डिक्रीज होता है। जब मेलाटोनिन इंक्रीज होता है तो उससे होता क्या है कि हमारी जो नींद है वह अच्छी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वह लोवर्स डाउन हो जाता है। बहुत सारी स्टडीज में यह पाया गया, एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखा गया कॉर्टिसोल के लेवल में, नेगेटिव इफेक्ट्स में और डिप्रेशन के लेवल में। एक कोरिलेशनल स्टडीज में यह पाया गया है। अब हम बात करते हैं यौगिक लाइफस्टाइल की कि किस तरह का लाइफस्टाइल यहाँ पर अपनाना चाहिए। जैसे कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसमें स्ट्रेस बहुत ही कॉमन फैक्टर है और उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड ये सभी डिसऑर्डर्स इसमें हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल हम अपनाएं जिससे कि हम इन डिसऑर्डर से बच सकते हैं या इनको मैनेज कर सकते हैं। तो इनमें बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, आपका आचार, विचार, आहार और विहार। आचार की बात करें, जो राइट हेल्दी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको सही तरीके से किया जाए। विचार, आपके विचार कैसे हैं और आपका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड मीन्स आपका परसेप्शन कैसा है बाहरी दुनिया को लेकर या खुद के प्रति किस तरह का आपका एटीट्यूड है या आपकी जो समझ है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। आहार की बात करें, हेल्दी और नरिशिंग डाइट की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर जंक फूड की कोई बात नहीं है, यहाँ पर हेल्दी डाइट है बिल्कुल। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कुछ खाना ऐसा होता है जो हमारी मेमोरी लॉस की सिचुएशन को बढ़ा देता है, तो यहाँ पर उसी लाइफस्टाइल को यहाँ पर अपनाना है जो हमारे कॉग्निटिव लेवल को इम्प्रूव करे। तो यहाँ पर आहार में हेल्दी और नरिशिंग डाइट हम ले सकते हैं। और विहार की बात करें तो प्रॉपर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर किया जाए जिससे कि हमारा बॉडी और जो माइंड है वह रिलैक्स रह सके। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं जैसे भजन कीर्तन, इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे एक तरह से आपका जो मन है वह पॉजिटिव वे में जा सके, आपके मन को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान हो सके। तो योग के माध्यम से हमने जाना कि हम किस तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बच सकते हैं, मीन्स प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को या मैनेज कर सकते हैं। यदि हमें कोई सिम्टम्स स्टार्टिंग में ही पता लग जाए तो हम किस तरह से उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। एट लास्ट यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस दिए गए हैं जिसके द्वारा यह सारा कार्य किया गया। धन्यवाद।